देखो हम लोग अब तक तीन चैप्टर पढ़ चुके हैं कंपनीज लॉ में। चौथा चैप्टर कंपनी लॉ का पढ़ा, इसके बाद वापस कॉस्टिंग की तरफ जाएंगे, क्योंकि कॉस्टिंग में दो तीन चीज़ ऐसा है जो ऑनलाइन हो या ऑफलाइन एग्जाम आपको सीखना ज़रूरी है। तो कॉस्टिंग में वो दो तीन चीज़ सीखेंगे, क्योंकि कॉस्टिंग सेमेस्टर 4 में वापस आएगा। तो जब कॉस्टिंग वापस आएगा तो वहाँ वो चीज़ चाहिए होगा। तो लॉ का एक और चैप्टर खत्म करके फिर कॉस्टिंग की तरफ मूव कर देंगे। तो चैप्टर 4 का नाम है शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर। ये चैप्टर तीन चीज के बारे में बात करेगा, इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, डिबेंचर्स। तीन चीज के बारे में चैप्टर बात करता है। कोई भी कंपनी जब इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर या डिबेंचर इशू करता है तो उनको क्या रूल फॉलो करने पड़ते हैं। तो सेक्शन 43 कंपनी एक्ट 2013 का इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर और डिबेंचर के बारे में बताता है। इक्विटी शेयर को लोग दो कैटेगरी में बांटा, विथ वोटिंग राइट, विथ डिफरेंशियल राइट ऑफ वोटिंग एंड डिविडेंड। यानी एक तो आपको नॉर्मल वोटिंग राइट है, इक्विटी शेयर आपको मिल रहा है, आपको नॉर्मल वोट करने का हक है। और कुछ कंपनीज डिफरेंट वेराइटी ऑफ इक्विटी शेयर इशू करती है, जहाँ पे आपको डिफरेंशियल वोटिंग राइट मिलता है। मतलब आपका वोटिंग राइट कुछ और होगा, दूसरे शेयर होल्डर का वोटिंग राइट कुछ और होगा। इसमें बेनिफिट्स भी मिलेंगे। अगर आपका वोटिंग राइट कम है तो आपको डिविडेंड वगैरह ज़्यादा मिल जाएगा, अगर आपका डिविडेंड कम है तो आपको वोटिंग राइट ज़्यादा मिल जाएगा। तो कुछ कंपनी ऐसा भी इक्विटी शेयर इशू करती है जहाँ पे वोटिंग राइट डिफरेंट होते हैं डिफरेंट पीपल्स के लिए। तो इस चैप्टर में हम लोग इन्हीं तीन चीज़ों का बात करेंगे, इक्विटी शेयर विथ वोटिंग राइट, विथ डिफरेंशियल वोटिंग राइट, प्रेफरेंस शेयर्स एंड डिबेंचर्स। अब एक एक करके टॉपिक पकड़ते हैं। पहले बात करते हैं डिफरेंशियल राइट कब कंपनी इशू। हर कंपनी ना डिफरेंशियल राइट वाला शेयर इशू नहीं कर सकता, उसके लिए कुछ नियम कानून है। क्या रूल्स रेगुलेशन है? अगर आपको इक्विटी शेयर इशू करने हैं डिफरेंट वोटिंग राइट के साथ, तो आपको क्या क्या रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। सबसे पहला बात, आपके आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में इसका परमिशन होना चाहिए, तो इसका आर्टिकल्स आपको ऑथोराइज करना चाहिए। दूसरा बात, आपको एक बोर्ड मीटिंग बुलाना पड़ेगा, जिसमें एक नोटिस इशू करना पड़ेगा जनरल मीटिंग बुलाने का, यानी शेयर होल्डर के जनरल मीटिंग बुलाने का। तो सबसे पहले आपके आर्टिकल में इसका परमिशन होना चाहिए। फिर आप एक बोर्ड मीटिंग बुलाओ, एक नोटिस इशू करो जिसमें शेयर होल्डर का जनरल मीटिंग बुलाओ, और उस नोटिस के साथ एक एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट भी देना पड़ेगा, जिसमें शेयर होल्डर को आप बता रहे हो कि इस मीटिंग में हम लोग क्या मेन टॉपिक पे बात करने वाले हैं। हम लोगों को डिफरेंशियल वोटिंग राइट वाला शेयर इशू करने का परमिशन चाहिए, ये बात शेयर होल्डर को आप नोटिस में पहले ही बता दोगे, एक अलग से एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट देके। अब शेयर विद डिफरेंट राइट शुड नॉट एक्सीड 26% ऑफ टोटल पोस्ट इशू पेड अप कैपिटल। मतलब डिफरेंशियल वोटिंग राइट वाला शेयर्स मिला के टोटल शेयर का 26% से ज़्यादा डिफरेंशियल वोट राइट वाला शेयर नहीं होना चाहिए। मान लो आपका 1 लाख शेयर पहले से था, अब आप 15,000 डिफरेंशियल वाला शेयर इशू कर रहे हो, तो आपका टोटल शेयर कैपिटल हुआ 1,15,000। तो 1,15,000 का 26% से ज़्यादा आपका डिफरेंशियल वोटिंग राइट वाला शेयर नहीं होना चाहिए। पोस्ट पेड अप कैपिटल इशू वाला 26% से ज़्यादा डिफरेंशियल वोट राइट वाला शेयर नहीं होना चाहिए। कंपनी का लास्ट 3 साल में ट्रैक रिकॉर्ड होना चाहिए कि वो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किए, यानी लास्ट 3 साल में वो डिविडेंड दिया, इतना स्ट्रॉन्ग कंपनी है। तो ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट फॉर लास्ट 3 ईयर्स, लास्ट 3 साल में आपका डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट होना चाहिए। नॉट डिफॉल्टिंग इन फाइलिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट और एनुअल रिटर्न फॉर लास्ट 3 ईयर्स। लास्ट 3 साल में आप एनुअल रिटर्न फाइल करने में और फाइनेंशियल स्टेटमेंट जमा करने में कभी भी डिफॉल्ट या देरी नहीं किए हो। नो डिफॉल्ट इन पेमेंट ऑफ डिक्लेयर्ड डिविडेंड। एक बार अगर डिविडेंड डिक्लेयर की हो तो कभी डिफॉल्ट नहीं किया उसको पेमेंट करने में, पेमेंट किए एकदम। और रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, अगर प्रेफरेंस शेयर के रिडम्पशन का टाइम आ गया या डिवेंचर के रिडम्पशन का टाइम आ गया है तो आप टाइमली एकदम रिडीम किए हो। कभी भी ऐसा नहीं हुआ आपके साथ कि आप प्रेफरेंस शेयर के रिडम्पशन का डेट आ गया या डिवेंचर के रिडम्पशन का डेट आ गया और आप रिडीम नहीं कर पाए। और कभी भी इंटरेस्ट पेमेंट में आप डिफॉल्ट नहीं किए। तो लास्ट 3 साल में आपका डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट रहा हो, लास्ट 3 साल में फाइनेंशियल स्टेटमेंट और एनुअल रिटर्न एकदम टाइमली फाइल हुआ हो, कभी डिफॉल्ट नहीं किए फाइल करने में। और लास्ट 3 आप लोग कभी भी डिविडेंड डिक्लेयर किए थे
तो पेमेंट करने में डिफ़ॉल्ट नहीं किए। प्रेफरेंस शेयर डिवेंचर का रिडम्पशन का डेट आ गया तो कभी डिफ़ॉल्ट नहीं हुआ, और इंटरेस्ट भी टाइमली चुकाए हो जिनको भी ब्याज चुकाना था। तो अगर कंपनी ये सब डिफ़ॉल्ट कभी नहीं की है और लास्ट 3 साल में डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट भी है, तो वो टोटल पेड पोस्ट इशू पेड अप कैपिटल का 26% तक डिफरेंशियल शेयर इशू कर सकता है, डिफरेंशियल राइट वाला शेयर। लेकिन इसमें भी उसको शेयर होल्डर का मीटिंग बुला के परमिशन लेना। क्लियर है ये? यस सर। तो हम लोग पहला बात पढ़े कि एक कंपनी जब इक्विटी शेयर इशू करे वो भी डिफरेंशियल वोट राइट वाला, क्या लॉ में रूल्स लिखा है उसके लिए। अब अगला टॉपिक है इशू ऑफ शेयर एट डिस्काउंट। अगर कोई कंपनी डिस्काउंट पे शेयर इशू करना चाहता है तो कर सकता है क्या। जेनी हम लोग इशू ऑफ शेयर चैप्टर पढ़े हैं क्लास 12 में अकाउंट्स में, और हम आपको साफ बोले थे कि कंपनी डिस्काउंट पे शेयर इशू नहीं कर सकता। कंपनीज एक्ट 2013 साफ प्रोहिबिट करता है। तो हम पहले हेडिंग लिखे इशू ऑफ शेयर एट डिस्काउंट, ब्रैकेट में लिखे सेक्शन 53। ये सेक्शन 53 क्या बोलता है? कंपनीज एक्ट 2013 साफ प्रोहिबिट किया है, साफ मना किया है कि कंपनी कभी भी डिस्काउंट पे शेयर इशू नहीं कर सकता। एक एक्सेप्शन है केवल, जब ये कर सकता है अगर कंपनी स्वेट इक्विटी शेयर इशू कर रहा है। ये स्वेट इक्विटी शेयर क्या होता है, याद है ये नहीं सर। कंपनी जब अपने एम्प्लॉइज को शेयर देता है, स्वेट इक्विटी बोलते हैं पसीना बहाने के बदले में शेयर मिला है। तो एम्प्लॉइज अपने काम में पसीना बहाए हैं, वो लोग बहुत अच्छा काम किए हैं, कंपनी उनको बोनस के रूप में कंपनी का शेयर्स दे रहा है, कम रेट पे दे रहा है, फ्री में दे रहा है, जैसे भी दे रहा है, जनरली कम रेट पे दिया जाता है। मार्केट प्राइस से कम रेट पे कंपनी अपने एम्प्लॉइज़ को इक्विटी शेयर दे रहा है, तब डिस्काउंट देना कंपल्सरी होता है? नहीं, कंपल्सरी नहीं, कंपनी देना चाहता है, कंपनी को बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ, कंपनी देना चाहता है। कोई एम्प्लॉय बहुत अच्छा काम किया, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करके दिया, कंपनी उसको देना चाहता है शेयर। तो कंपनी देना चाहे तो दे सकता है, कोई कंपल्सरी नहीं है कि देना ही पड़ेगा। तो कंपनी, अगले टॉपिक पढ़ेंगे अपने स्वेट इक्विटी शेयर के बारे में। तो कंपनी अपने अभी पढ़ रहे हैं क्या कंपनी डिस्काउंट पे शेयर इशू कर सकता है। हाँ, जब एम्प्लॉय को स्वेट इक्विटी शेयर दे तब डिस्काउंट पे दे सकता है अपने स्टाफ को। अरे भाई, अगर तुम डिस्काउंट पे नहीं दोगे तो एम्प्लॉय बोलेगा हम कंपनी से प्रीमियम पे क्यों खरीदेंगे, हम तो बाहर से ही खरीद लेंगे सस्ता दाम। तो कंपनी एम्प्लॉय लेगा ही क्यों कंपनी से शेयर। यहाँ तो एम्प्लॉय को खुशी खुशी दिया जा रहा है क्योंकि वो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया है, कंपनी को बहुत अच्छा टारगेट अचीव करके दिया है। तब कंपनी बोल रहा है तुम्हारे इस मेहनत पे खुश हो के हम तुमको शेयर दे रहे हैं मार्केट से कम दाम पे, यानी डिस्काउंट पे। तभी एम्प्लॉय लेगा क्योंकि उसको लगेगा यहाँ पे डिस्काउंट पे खरीदेंगे, बाहर ज़्यादा दाम में बेचेंगे तो प्रॉफिट होगा मेरा। तो एकमात्र केस जब कंपनी डिस्काउंट पे शेयर दे सकता है वो है इशू ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर। बाद बाकी पब्लिक को कंपनी डिस्काउंट पे शेयर नहीं दे सकता, या तो पार पे दे या प्रीमियम पे दे। ठीक, अगर फिर भी कंपनी डिस्काउंट पे शेयर इशू कर दे तो कंपनी को डिफॉल्टर माना जाएगा और उसको पनिशमेंट मिलेगा। तो देखो मिडिल में हम लिखा है इफ डिफॉल्ट, अगर कंपनी डिस्काउंट पे शेयर पब्लिक को इशू कर देता है तो उसका डिफॉल्ट माना जाएगा और उसको पनिशमेंट मिलेगा। क्या पनिशमेंट मिलेगा? पनिशमेंट ऑफ फाइन अप टू 1 लाख टू 5 लाख, 1 लाख से लेके 5 लाख तक का फाइन। एंड एवरी ऑफिसर को जो इसमें डिफॉल्टर है उसको 6 महीना तक का जेल, या उस ऑफिसर को भी 1 लाख से लेके 5 लाख तक का फाइन। क्यों सर? तो कंपनी को अलाउड नहीं है ना बेटा, कंपनी एक्ट तो मना किया है ना एकदम कि तुम डिस्काउंट पे शेयर नहीं इशू कर सकते। तो कंपनी लॉस खाएगा ना? नहीं, एक्चुअली क्या है, डिस्काउंट पे शेयर इशू पहले अलाउड था। ये कंपनी एक्ट 2013 जब बना तो डिस्काउंट पे शेयर में ना बहुत झोल झपेटा था। कंपनी क्या करता था ना, अपने कुछ पसंदीदा लोगों को डिस्काउंट पे दे रहा था। तो उसमें बहुत बदमाशी हो रहा था। तो कंपनी ने सीधा नियम बना दिया कि डिस्काउंट पे शेयर इशू कर ही नहीं सकते। ठीक है? यस सर। तो इसीलिए अगर कंपनी फिर भी कर दे तो फिर तो पनिशमेंट का जिम्मेदारी हो गया ना कि तुम कंपनी एक्ट का रूल तोड़ रहे हो। कोई भी कंपनी बियॉन्ड द एक्ट नहीं जा सकता क्योंकि वो उसके अंडर में रजिस्टर्ड है। तो क्या फाइन है? कंपनी को भी फाइन है और उस ऑफिसर्स को भी फाइन है
जिनके थ्रू ये डिफ़ॉल्ट हुआ है, जो ये लोग डिफ़ॉल्ट किए हैं। कंपनी को फाइन है 1 लाख से 5 लाख तक का, ऑफिसर को 6 महीना का जेल, 1 से 5 लाख तक का फाइन, या फिर दोनों। अब डिपेंड करता है वो किस हिसाब से जुर्म किए। ठीक है। यस सर। अब आते हैं ये स्वेट इक्विटी शेयर का कहानी क्या है। देखो इसका क्या क्या नाम है। हम बहुत सारा चीज़ इसके ब्रैकेट में लिखा आपको दिखाई दे रहा होगा। हम पहले बीच में हेडिंग दिखाई दे रहा है, इशू ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर। उसके साइड में 2-3 नाम है। देखो साइड में क्या क्या नाम है। एक नाम है इसॉप और एक उसको बोलते हैं ESPS। देखो इसका फुल फॉर्म पढ़ते हैं एक बार। एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान या एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम भी बोलते हैं स्वेट इक्विटी शेयर को। हम एम्प्लॉय को स्टॉक खरीदने का मतलब शेयर खरीदने का ऑप्शन दे रहा है, जिसको प्लान बोल सकते हैं, स्कीम बोल सकते हैं। तो स्वेट इक्विटी शेयर का दूसरा नाम है इशॉप, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान या फिर एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम भी बोलते हैं इसको। और एक नाम है ESPS, एम्प्लॉय स्टॉक परचेज स्कीम। एम्प्लॉय को स्टॉक परचेज करने का स्कीम दे रहे हैं, तो इसको इसॉप भी बोलते हैं, इसॉस भी बोलते हैं और ESPS भी बोलते हैं। पहले बात तो ये समझो, स्वेट इक्विटी शेयर का मतलब क्या है। कंपनी अपने एम्प्लॉय को, देखो मीनिंग लिखा है, फिर इसका रूल भी लिखा है। तो पहले मीनिंग पढ़ते हैं। मीनिंग क्या लिखा है। इशू ऑफ शेयर बाय कंपनी टू डायरेक्टर्स एम्प्लॉयज फॉर इंटेलेक्चुअल राइट और वैल्यू एडिशन। वो लोग कुछ, मान लो तुम्हारे यहाँ पे कुछ इंजीनियर्स हैं जो बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर डेवलप कर दिए, तो इससे ऑर्गेनाइजेशन को बहुत लॉन्ग टर्म में बेनिफिट होगा। कंपनी चाहता है ऐसे लोग कंपनी के मैनेजमेंट में आके बैठे, तो कंपनी उनको अपनी कंपनी का शेयर देके उनको ओनरशिप का हक दिया। तो वो लोग कुछ वैल्यू एडिशन कर रहे हैं, तुम्हारे एम्प्लॉयज़ या डायरेक्टर्स, या कुछ इंटेलेक्चुअल राइट दे रहे हैं अपनी तरफ से। तो इन लोगों को कंपनी खुश करता है अपनी तरफ से डिस्काउंट पे शेयर देके, जिसका नाम रखा स्वेट इक्विटी शेयर, SWEAT, स्वेट इक्विटी शेयर। इसी का अलग अलग नाम है इसॉप, ESOP, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। एक और नाम है इसॉस, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम, या फिर इसको ESPS भी बोलते हैं, एम्प्लॉय स्टॉक परचेज स्कीम। ठीक है। यस सर। अब आते हैं इसके कुछ रूल्स पे। सबसे पहला बात, इसॉस देना है या स्वेट इक्विटी देना है तुमको, तुम्हारे आर्टिकल्स में इसका परमिशन होना चाहिए और तुमको एक SR पास करना पड़ेगा शेयर होल्डर का जनरल मीटिंग बुला के। मतलब तुमको शेयर होल्डर से परमिशन लेना पड़ेगा पहले, क्या हम अपने एम्प्लॉयज़ को स्वेट इक्विटी शेयर के नाम पे शेयर दे सकते हैं, इसॉप, इसॉस या ESPS के नाम पे। अगर तुम्हारा 75% शेयर होल्डर हाँ बोलता है, क्योंकि क्या लिखा हम स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, मतलब 3/4 मेजोरिटी से जनरल मीटिंग में ये डिसीजन पास करना पड़ेगा। और आर्टिकल्स में भी इसका परमिशन होना चाहिए। एक बार ये SR पास हुआ है ना, उसके 12 महीने के अंदर अंदर इशॉस दे दो। 12 महीने के अंदर, 12 महीना क्रॉस हो गया तो वो SR इनवैलिड हो जाएगा, फिर दोबारा मीटिंग बुला के दोबारा डिसीजन पास कराना पड़ेगा। तो तुमको एक बार SR पास किया, वहाँ से 12 महीना तक का टाइम है, तुम अपने एम्प्लॉय को स्वेट इक्विटी शेयर दे सकते हो। नॉट मोर देन 15% ऑफ एग्जिस्टिंग पेड अप कैपिटल इन ए ईयर और ₹5 करोड़ विच एवर इज हायर। कितना रुपया का शेयर तुम ऐसे डिस्काउंट पे बांट सकते हो एम्प्लॉयज़ को। तुम्हारे टोटल पेड अप कैपिटल का 15% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, या फिर 5 करोड़ रुपया से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, विच एवर इज हायर, विच एवर इज हायर। अगर 100 करोड़ का तुम्हारा पेड अप कैपिटल है, 100 करोड़ का 15% 15 करोड़, तो 15 करोड़ या 5 करोड़ विच एवर इज हायर, तुम 15 करोड़ तक का स्वेट इक्विटी शेयर बांट सकते हो मतलब। और अगर तुम्हारे कंपनी का पेड अप कैपिटल मान लो 30 करोड़ है, तो 30 करोड़ का 15% 4.5 करोड़, तो 4.5 करोड़ और 5 करोड़ विच एवर इज हायर, तो तुम 5 करोड़ तक का स्वेट इक्विटी शेयर बांट सकते हो। मतलब मैक्सिमम लिमिट तुम्हारा 15% ऑफ द एग्जिस्टिंग पेड अप कैपिटल या फिर 5 करोड़ विच एवर इज हायर तुम्हारा कंडीशन है। नॉट मोर देन दैट, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता। ये क्या बोला, इन अ ईयर, और पूरा लाइफ टाइम में 25% ऑफ पेड अप कैपिटल से ज़्यादा कभी भी इसॉप क्रॉस नहीं करना चाहिए। एक साल में तुम 15% ऑफ एग्जिस्टिंग पेड अप कैपिटल
या फिर 5 करोड़ विच एवर इज हायर तक का ESOP दे सकते हो। और अगर पूरा लाइफ टाइम में कंपनी का 25% से ज़्यादा कभी भी तुम्हारा पेड अप कैपिटल के 25% से ज़्यादा कभी भी तुम्हारा स्वेट इक्विटी शेयर नहीं दे सकते तुम। तो पहला बात, शेयर होल्डर का जनरल मीटिंग में बुला के SR पास करो। इस SR पास करने के 12 महीना के अंदर अंदर बांट दो। 12 महीना क्रॉस हो गया तो SR लैप्स कर जाएगा। 1 साल में 15% या फिर 5 करोड़ विचेवर हायर से ज़्यादा दे नहीं सकते। और टोटल लाइफ टाइम में 25% ऑफ पेड अप कैपिटल से ज़्यादा का ESOP नहीं दे सकते। अब एक इम्पॉर्टेंट कंडीशन, जैसे ही तुम अपने एम्प्लॉयज़ को ये शेयर दिए, तुमको कुछ लॉक इन पीरियड लगाना पड़ेगा। ये लॉक इन पीरियड क्या है? तुम अपने एम्प्लॉयज़ को बोलोगे लोग कितना दिन तक बेच नहीं सकते ये शेयर। ऐसा नहीं है कि तुम एम्प्लॉय को आज दिया और वो कल बेच देगा। तो लॉक इन पीरियड ऑफ 3 ईयर फ्रॉम अलॉटमेंट, जिस दिन तुम शेयर अलॉट कियो 3 साल तक उन लोगों को ये शेयर रख के रखना पड़ेगा, उसके बाद ही वो लोग बेच सकते हैं। ठीक है? यस सर। और इसका जो प्राइस डिसाइड करोगे, अब तुम तो बोलोगे इतना डिस्काउंट दे दो, चलो 100 रुपये का माल 1 रुपये में दे देते। नहीं, ऐसा नहीं कर सकते। इसके लिए वैल्यूएशन बाय रजिस्ट्रार एट फेयर प्राइस। तुम डिस्काउंट पे दो वो ठीक है, लेकिन एक रजिस्ट्रार आएगा, रजिस्ट्रार की तरफ से एक वैल्यूअर आएगा और वो तुमको एक फेयर प्राइस डिसाइड करके देगा कि इससे ज़्यादा डिस्काउंट। बोनस पे देना है तो नहीं, like बोनस free? में ESOP नहीं दे सकते। नहीं, वेरी गुड क्वेश्चन। बोनस में ESOP नहीं दे सकते। ओके। हाँ, तुम्हारा लेकिन एक जो पॉइंट आता है, ESOP को तुम मैनेजरियल रेमुनरेशन में ट्रीट कर सकते हो। मैनेजर लेवल के जो लोग होते हैं ना, उनको रेमुनरेशन नहीं देके ESOP दे दिए, ये अलाउड है। अच्छा। तो देखो हम यहाँ पे नोट बोल के कुछ स्टार मारा है, कैन बी ट्रीटेड एज पार्ट ऑफ मैनेजरियल रेमुनरेशन, यानी ESOP को तुम मैनेजरियल रेमुनरेशन का पार्ट मान सकते हो। कंपनी मस्ट हैव स्टार्टेड बिजनेस एटलीस्ट 1 ईयर बैक, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है। तुम्हारा बिजनेस चालू हुए अगर अभी 1 साल नहीं हुआ है पूरा, तो तुम ESOP नहीं दे सकते। यानी कम से कम 1 साल तुम्हारे बिजनेस को चालू हुए हुए लैप्स हो जाना चाहिए। मतलब तुम्हारा बिजनेस कम से कम 1 साल से ज़्यादा पीरियड से रन कर रहा है, तभी तुम ESOP बांट सकते हो। तो ये था स्वेट इक्विटी शेयर, ESOP, ESOS या ESPS, जो भी नाम दे लो, सेक्शन 2 सबसेक्शन 88। तो हम लोग 2 इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़े, कब कंपनी डिफरेंशियल राइट दे सकता है, कब कंपनी डिस्काउंट पे इशू कर सकता है, कब कंपनी स्वेट इक्विटी शेयर दे सकता है। चौथा पॉइंट, इशू ऑफ शेयर एट प्रीमियम, ये तो नॉर्मली अलाउड ही है। हम लोग सम बनाए हैं बहुत सारा, कंपनी प्रीमियम पे शेयर बांट इशू कर रहा है, कर सकता है। तो यहाँ पर देखो क्या लिखिए हम, इशू ऑफ शेयर एट प्रीमियम मोर देन, इसका मतलब क्या, मोर देन फेस वैल्यू, यही तो मतलब है इसका, फेस वैल्यू से ज़्यादा दाम पे शेयर इशू कर रहे हैं, सेक्शन 52। तो यहाँ पर कोई रेस्ट्रिक्शन है क्या प्रीमियम पे इशू करने का? कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, हम लोग प्रीमियम पे इशू कर सकते हैं। अब ये जो प्रीमियम अमाउंट है, इसको क्या बोलते थे जेनी? सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, SPR। यस सर। एंट्री पास करते टू SPR लिखते थे, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। इस प्रीमियम को बेटा बैलेंस शीट में हम लायबिलिटी साइड में लिखेंगे। अब इसको यूज कहाँ कहाँ कर सकते हैं? ये प्रीमियम ऐसे पड़ा तो नहीं रहेगा, इसको कहीं ना कहीं यूटिलाइज करना पड़ेगा। तो देखो मेन यही कंडीशन है कि ये जो तुम शेयर प्रीमियम पे इशू करके सिक्योरिटी प्रीमियम कमाए हो, इसको कहाँ कहाँ यूज कर सकते हो। तो टू गिव बोनस शेयर आउट ऑफ अनयूज शेयर, तुम्हारे पास शेयर बच गया, तुम बोनस शेयर बांटना चाहते हो शेयर होल्डर को, पढ़े ना, कंपनी फ्री में शेयर बांट रहा है शेयर होल्डर को। तो बेटा आपने शेयर इशू करते थे तो एंट्री क्या सीखते थे? बैंक टू इक्विटी शेयर कैपिटल। लेकिन फोकट में शेयर दे रहे तो टू इक्विटी शेयर कैपिटल तो लिखिएगा, लेकिन डेबिट तो बैंक नहीं कर सकता ना, क्योंकि कोई पैसा तो आ नहीं रहा, फोकट में शेयर दिए। सिक्योरिटी प्रीमियम। वेरी गुड। तो जनरल रिजर्व, PL, सिक्योरिटी प्रीमियम, इनको यूज करते हैं। तो ये एक सिक्योरिटी प्रीमियम एक तो कहाँ काम लग सकता है, तो गिव बोनस शेयर। या फिर कोई कंपनी में अगर प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस पड़ा, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस क्या होता था यानी कंपनी चालू करने के पहले, कंपनी चालू करने के लिए जो खर्चा होता है, आई रिपीट, कंपनी चालू करने के पहले, कंपनी चालू करने के लिए जो खर्चा करते हैं, उसको बुक्स में प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस के नाम से रिकॉर्ड किया जाता है।
और इसको लिखते हैं बैलेंस शीट के एसेट साइड में। अब एक बात बताओ, ये कोई एसेट है क्या एक्चुअली में? इसको तो फिक्टिशियस या नकली एसेट बोलते हैं, क्योंकि ये एक्सपेंस रिकॉर्ड करके रखे हो तुम एसेट साइड में। इससे कुछ मिलने वाला है क्या कभी जिंदगी में? नहीं। एसेट वो होता है जिससे कुछ मिलने वाला हो, ये तो कुछ मिलने वाला नहीं है। तो इसको बुक से क्या करोगे? धीरे धीरे राइट ऑफ करोगे। तो प्रीमियम एक्सपेंसेस को एसेट साइड में लिख के रखियो बेटा। अब उसको बुक से राइट ऑफ करना है तो 2 करोगे, क्योंकि एसेट करके रखियो मतलब डेबिट करके रखियो। अब उसको बुक से कैंसिल करना है तो 2 करोगे। तो डेबिट में क्या लिखोगे? SPR को यूज कर सकते हो। तो SPR अकाउंट डेबिट टू प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस करके प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस को राइट ऑफ किया जा सकता है। ठीक है? यस। कंपनी का कोई इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंस है, कोई कमीशन है, या फिर डिस्काउंट ऑफ इशू ऑफ शेयर या डिवेंचर। शेयर तो हम डिस्काउंट पे इशू नहीं कर सकते जनी, ये तो हम सीखे हैं अभी अभी, लेकिन डिवेंचर्स कर सकते हैं। तो मेनली डिवेंचर का जो डिस्काउंट होता है ना, और बुक्स में देखो अब डिस्काउंट नाम का एक खर्चा खड़ा है, प्रीमियम नाम का एक कमाई खड़ा है, तो दोनों को सेट ऑफ कर दो। तो ये प्रीमियम उस डिस्काउंट को भी राइट ऑफ करने के काम आता है। यस सर। और सबसे इंपॉर्टेंट तो इसका यूज अब आएगा बेटा। ये शेयर जब हम इशू किए प्रीमियम पे, प्रीमियम को हम अपना कमाई बोल के या लाइबिलिटी बोल के लिख के रख लिए। यस सर। अब बेटा ये शेयर कभी तो रिडीम भी करेंगे वापस, बाई बैक रिडम्पशन करेंगे ना कभी, तो डिवेंचर का रिडम्पशन, प्रेफरेंस शेयर का रिडम्पशन। यस सर। तो इनका जब प्रेफरेंस शेयर और डिवेंचर को जब वापस लेते हैं तो रिडम्पशन वर्ड यूज होता है। तो जब इनको रिडीम करेंगे बेटा तब भी ये मनी यूज हो सकता है। प्रीमियम का पैसा उस टाइम में मान लो हम प्रीमियम पे रिडीम कर रहे हैं, उस टाइम मान लो हम प्रीमियम पे रिडीम कर रहे हैं, तो उस समय हम प्रीमियम दे रहे हैं और इस समय हम प्रीमियम कमाए, तो इन दोनों को आपस में सेट ऑफ कर सकते हैं। तो डिवेंचर या इक्विटी डिवेंचर या प्रेफरेंस शेयर रिडीम करें, और अगला हेडिंग क्या लिखा? बाई बैक ऑफ इक्विटी शेयर। तो जब इक्विटी शेयर कंपनी वापस लेता है उसको बोलते हैं बाई बैक, और प्रेफरेंस शेयर और डिवेंचर जब वापस लेता है तो उसको बोलते हैं रिडम्पशन। तो रिडम्पशन करें प्रेफरेंस शेयर या डिवेंचर का प्रीमियम पे, या बाई बैक करें इक्विटी शेयर को प्रीमियम पे, ये प्रीमियम मनी वहाँ काम आ जाएगा। तो ये प्रीमियम का वैसा कहाँ कहाँ काम लग सकता है वो एक टॉपिक था। शेयर प्रीमियम इशू पे कर सकते हैं कि उसके लिए कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं है। जैसे डिस्काउंट के लिए रूल था कि नहीं कर सकते, करेंगे तो क्या होगा, प्रीमियम में कर ही सकते हैं शेयर इशू, तो उसके लिए कोई रूल नहीं था। पढ़े हम लोग ये कि वो प्रीमियम को यूज़ कहाँ कहाँ कर सकते हैं। एक और टॉपिक छोटा सा, शेयर सर्टिफिकेट। पहले होता था वेनी, आजकल बंद हो गया क्योंकि अब शेयर ऑनलाइन हो गया, पूरा डीमेट अकाउंट में होता है। लेकिन पहले के ज़माने में बेटा फिजिकली शेयर होता था, और अगर किसी के पास किसी कंपनी का शेयर लंबा पीरियड रहता था और कंपनी अगर अपने रजिस्टर में उसको रिकॉर्ड कर लेता था तो उस आदमी को एक सर्टिफिकेट भेजता था कि तुम मेरे शेयर होल्डर हो, इसका ये सर्टिफिकेट रखो। ठीक, तो पहले शेयर सर्टिफिकेट इशू करता था। सेक्शन 46 में क्या लिखा है? इट स्पेसिफाई नंबर ऑफ शेयर हेल्ड। तो शेयर सर्टिफिकेट में क्या लिखा होगा कि तुम कितना शेयर हेल्ड कर रहे हो। ये शेयर सर्टिफिकेट इशू करने के लिए कुछ कंडीशन है। विद इन 2 मंथ फ्रॉम डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इन केस ऑफ सब्सक्राइब्ड एज पर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। हम लोग जब मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन पढ़े जेनी, तो हम लोग क्या बात पढ़े? मेमोरेंडम का लास्ट पेज में सब्सक्राइबर का नाम लिखा रहता है। अगर पब्लिक लिमिटेड कंपनी है तो मिनिमम 7 मेंबर का, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है तो मिनिमम। इन लोगों को तो सर्टिफिकेट अभी भी मिलता है बेटा, नॉर्मल शेयर होल्डर को सर्टिफिकेट नहीं मिलता, लेकिन इन लोगों को मिलता है। तो क्या लिखा है, कितना दिन में देना पड़ेगा? विद इन 2 मंथ फ्रॉम डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। कंपनी रजिस्टर करने के 2 महीने के अंदर अंदर तुम्हारे वो जो सब्सक्राइबर है जिनका नाम मेमोरेंडम में लिखा हुआ है वो लोगों को शेयर सर्टिफिकेट इशू हो जाना चाहिए। ठीक है? यस सर। और पुराने टाइम में नियम था अगर नॉर्मल शेयर होल्डर है तो उनको भी 2 महीना में फ्रॉम द डेट ऑफ अलॉटमेंट। तो देखो सब्सक्राइबर्स को 2 महीना में फ्रॉम डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन और नॉर्मल शेयर होल्डर को 2 महीना में फ्रॉम द डेट ऑफ अलॉटमेंट। जिस दिन उनको शेयर अलॉट की हो उसके 2 महीने के अंदर अंदर शेयर सर्टिफिकेट दे देना चाहिए। एक्सेप्शन लिखा हम 2 महीना में, कब कब 2 महीने के बाद भी दोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर तुमको कोर्ट या ट्राइब्यूनल
या कोई अथॉरिटी रोक के रखा था कि अभी शेयर सर्टिफिकेट इशू मत करो, मान लो कोई केस चल रहा है और कोर्ट बोल दिया कि अभी शेयर सर्टिफिकेट इशू मत करो, तो ऑब्वियस बात है तुम कोर्ट का तो ऑर्डर मानोगे। तब 2 महीना भी पार हो जाए तो हो जाए, क्या करेंगे, मेरा क्या गलती है इसमें। नहीं तो नॉर्मली तुमको 2 महीना के अंदर शेयर सर्टिफिकेट इशू कर देना चाहिए। एमसीक्यू के काम का बात है। ओके सर। और आज का लास्ट 2 टॉपिक है छोटा छोटा। इशू ऑफ बोनस शेयर, कंपनी कब बोनस शेयर कैसे इशू करेगा। सेक्शन 63 में लिखा, पहला बात तो किसको बोनस शेयर देते हैं, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को, और विदाउट कंसिडरेशन, मतलब बिना कोई पैसा लिए। अब बोनस शेयर के लिए तुम शेयर होल्डर से पैसा नहीं लिए बेटा, लेकिन तुम तो 2 शेयर कैपिटल लिखोगे। हाँ। तो डेबिट क्या करोगे। तो यहाँ पे देखो 3 पॉइंट में हम लिखे हैं क्या क्या डेबिट में लिख सकते हो। तुम्हारे पास कुछ फ्री रिजर्व पड़ा है उसको लिख लो, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व है उसको लिख लो, अभी अभी ऊपर पड़े थे। या फिर कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, CRR बनाते थे याद है डिबेंचर के टाइम में, हाँ, उसको यूज कर लो। तो इनको तुम एज अ सोर्स यूज कर सकते हो बोनस शेयर बांटने के लिए, मतलब इनको डेबिट करके 2 शेयर कैपिटल कर सकते हो। यस अब सर। आ जाते हैं लॉ पढ़ रहे हैं तो रूल भी पढ़ना पड़ेगा। बोनस शेयर देने का रूल क्या होगा, पहला बात तुम्हारे आर्टिकल्स में इसका परमिशन होना चाहिए। अब इसको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रिकमेंड करेगा, मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर शेयर होल्डर्स के मीटिंग में रखेगा इस बात को कि हम लोग बोनस शेयर फोकट में देना चाहते हैं, ठीक है। फिर शेयर होल्डर्स को अप्रूवल देगा। तो सीधा तरीका तुम्हारे आर्टिकल में परमिशन होना चाहिए, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रिकमेंड करेगा, शेयर होल्डर्स को अप्रूवल देगा। नो डिफॉल्ट इन पेमेंट, वही इंटरेस्ट चुकाने में, डिवेंचर होल्डर का पैसा चुकाने में, प्रेफरेंस शेयर होल्डर का पैसा चुकाने में, ये सब में तुम कोई डिफॉल्ट नहीं कियो बेटा। तुम इन लोगों में तो डिफॉल्ट कर रहे हो, तुम गवर्नमेंट का टैक्स नहीं दे रहे हो टाइमली, तुम डिवेंचर होल्डर को ब्याज नहीं दे रहे हो टाइमली, तुम्हारा डिवेंचर या प्रेफरेंस शेयर का रिडम्पशन का डेट आ गया और तुम रिडीम नहीं कर रहे हो, लेकिन इधर तुम फोकट में शेयर बांटे जा रहे हो। ये तो अलाउड नहीं होगा ना कि तुम कंपनी शेयर होल्डर का, तो शेयर होल्डर इस बात का फायदा नहीं उठा सकता कि बाकी लोगों का पैसा रोक के रखे और इन लोगों को बोनस शेयर बांटा जा रहा है। बोनस शेयर क्यों बांटते हैं, क्योंकि अपने इतना प्रॉफिट कमाए, इस साल बहुत प्रॉफिट हुआ, तो चलो शेयर होल्डर को खुश करते हैं। तो फिर शेयर होल्डर को खुश करो, बाकी लोगों को नाराज, ये नहीं होगा। तो तुम्हारा कोई भी पेमेंट में डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए। हाँ, शेयर पार्टली पेड अप नहीं होना चाहिए। अगर कॉल मनी बाकी है तो या तो कॉल मनी मंगा लो, है ना, 10 रुपए का शेयर होता है, 8 रुपए तक मंगा लिए, 2 रुपया कॉल मनी बाकी है, तो 2 रुपया अगर कॉल मनी बाकी है तो तुम उनको बोनस शेयर नहीं बांट सकते जिन लोगों का कॉल मनी ड्यू है। 2 तरीका है तुम्हारे पास, या तो कॉल मनी मंगा लो और उसको फुल्ली पेड अप कर लो, या फिर बोल दो 8 ही रुपया फुल्ली पेड अप वैल्यू है, 2 रुपया कॉल मनी कैंसिल, 8 रुपये याद से शेयर का फुल्ली पेड अप वैल्यू है, यानी फेस वैल्यू का 8 रुपया बना दो 10 की जगह। तो या तो 2 रुपया कैंसिल ही कर दो फेस वैल्यू से, या 2 रुपया मंगवा लो, यानी फुल्ली पेड अप कर लो, उसके बाद ही बोनस शेयर दे सकते हो, उसके पहले नहीं, ठीक है। एंड नो यूज ऑफ प्रॉफिट ऑफ रिवैल्यूएशन, अगर कोई एसेट रीवैल्यू है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है, अगर कोई एसेट रीवैल्यू हुआ है तो तुम उस पैसा को यूज नहीं कर सकते बोनस शेयर बांटने में। होते हैं ना रिवैल्यूएशन प्रॉफिट, एडमिशन में बनाते थे, एसेट का वैल्यू बढ़ गया, लाइबिलिटी का वैल्यू कम हो गया, तुमको रिवैल्यूएशन प्रॉफिट हो गया, तो रिवैल्यूएशन प्रॉफिट का पैसा तुम यूज नहीं कर सकते बोनस में। और बोनस का आखिरी पॉइंट, अगर तुम डिविडेंड डिक्लेयर किए हो और अब बोल रहे हो डिविडेंड के जगह, यानी डिविडेंड के बदले में शेयर दे देते हैं बोनस शेयर, मतलब डिविडेंड नहीं दे के, हम डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया जेनी और अब बोल रहा है डिविडेंड नहीं दे के बोनस दे देते हैं, चलो ये नहीं हो सकता। तो नॉट इन ल्यू ऑफ डिविडेंड, मतलब डिविडेंड के जगह तुम बोनस नहीं दे सकते, तुम दोनों दो, तुमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम डिविडेंड रेकमेंड ही नहीं करते, तुम डायरेक्ट बोनस इशू रेकमेंड कर देते, कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन एक बार डिविडेंड डिक्लेयर कर दिए तो अब डिविडेंड देना पड़ेगा। तुम ये नहीं बोल सकते डिविडेंड की जगह बोनस शेयर दे तो दिया, अब डिविडेंड का क्या दरकार है, ये नहीं चलेगा। डिविडेंड डिक्लेयर हुआ है तो डिविडेंड की जगह बोनस शेयर इशू नहीं हो सकता। ओके सर। अब आ गया आज का लास्ट टॉपिक, राइट इशू। राइट इशू क्या होता था बेटा, एग्जिस्टिंग शेयर, देखो ये नहीं, मेरा 1 लाख शेयर ऑलरेडी बेचा हुआ है, हम और 30,000 शेयर बेचना चाहते हैं, मेरा फर्ज बनता है एज अ कंपनी
हम पहले एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को ऑफर दें कि आप लोग लोगे क्या। देखो बाहर से और लोगों को बुलाने से अच्छा है घर के लोगों को भी पहले पूछ लें, भाई तुम लोग खरीदोगे तो तुम ही लोग ले लो। हम कंपनी को तो अपना शेयर इशू करके पैसा से मतलब है ना, बाहर से एक्स्ट्रा शेयर होल्डर आए या जो मेरे ऑलरेडी शेयर होल्डर थे वही खरीदे, कंपनी का क्या जाता है। तो हमेशा कंपनी को जब भी और फर्दर सेम क्लास ऑफ शेयर मतलब और इक्विटी इशू कर रहे हैं, इक्विटी बेचा हुआ था और इक्विटी बेच रहे हैं, प्रेफरेंस बेचा हुआ था और प्रेफरेंस बेच रहे हैं, तो हमको सेम क्लास ऑफ शेयर्स को होल्डर को पहले ऑफर करना पड़ेगा। तो देखो पहले राइट साइड में मीनिंग लिखिए है और लेफ्ट हैंड साइड में मीनिंग लिखिए है, राइट हैंड साइड में कंडीशन लिखिए। मीनिंग क्या लिखिए है, ऑफर टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर फर्स्ट टू बाई फर्दर शेयर्स। हम अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को ऑफर दे रहे हैं कि भैया तुम लोग और शेयर लोगे क्या। अगर नहीं लेंगे वो ना कर दें तब हम बाहर बेच सकते हैं। इसके लिए कंडीशन क्या है, पहले हमको एक ऑफर बाय नोटिस, हमको पहले नोटिस जारी करना पड़ेगा कि हम कितना शेयर देना चाहते हैं, ठीक है। हमको एक टाइम लिमिट देना पड़ेगा ना या हाँ के आंसर करने का। एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को हम नोटिस दिया है ना कि हम राइट इशू निकाल रहे हैं, आप लोग लोगे क्या। तो हमको हम ऐसे थोड़ी नहीं कर सकते हैं, आज नोटिस दिए, एक दिन का टाइम दिए और फिर बंद कर दिया, फिर बाहर वालों को बेच दिए। ये तो फिर हम बदमाशी कर, हमको बाहर वालों को बेचने का मन था, ऐसा नहीं कर सकते। तो मिनिमम 15 दिन एंड नॉट मोर देन 30 डेज का हमको टाइम देना पड़ेगा। तो हम एक नोटिस जारी करेंगे जिसमें स्पेसिफाइड नंबर ऑफ शेयर्स बताएंगे कि हम कितना शेयर राइट इशू में निकाल रहे हैं, और शेयर होल्डर को टाइम लिमिट देंगे 15 दिन से लेके 30 दिन तक का, मिनिमम 15 दिन मैक्सिमम 30 दिन। उसमें जवाब दे दो तुम लोग शेयर ले लो, उसमें जवाब नहीं दोगे तो फिर हम बाहर वालों को बेच सकता है। शेयर होल्डर क्या कर सकते हैं, शेयर होल्डर 3 काम कर सकते हैं, और ये बहुत अच्छे से सुनना जिन, ये आगे जाके ये प्रैक्टिकल चैप्टर बनेगा अकाउंट्स में सेमेस्टर 5 में। शेयर होल्डर 3 काम कर सकते हैं। पहला काम, उस राइट इशू के ऑप्शन को एक्सरसाइज कर ले, मतलब राइट इशू के ऑप्शन को ले ले। दूसरा काम, राइट इशू के शेयर को लैप्स कर दे, मतलब कैंसिल कर दे, मतलब हमको नहीं चाहिए जाओ। तीसरा काम, और ये तीसरा ही काम करते हैं मैक्सिमम लोग, हम राइट को रिनाउंस किया। अब ये रिनाउंस क्या होता है, यानी मेरे को, मैं एग्जांपल पकड़ता है नंबर्स में, मेरे को कंपनी ऑफर दिया कि एग्जिस्टिंग शेयर्स का दाम बाजार में 15 रुपये है, एग्जिस्टिंग शेयर का दाम बाजार में 15 रुपये है। हम आप लोगों को 12 रुपया में ये शेयर देने को तैयार है, राइट इशू, ठीक है। बाजार में दाम है 15 रुपया, हम आप लोग को 12 रुपये में देने को तैयार है। आपको एज अ शेयर होल्डर लगता है जेनी ले तो ले, लेकिन जब तक ये शेयर मिले तब तक इन शेयर का प्राइस गिर न जाए, तो आपको वो एक रिस्क लग रहे हैं, लेकिन आप ऑफर छोड़ना भी नहीं चाहते। आप क्या किए जेनी, आप मेरे को कॉल किया, हम कौन, एक आउटसाइड का पीपल, आप हमको बोले नीरज सर 14 रुपया में इस कंपनी का शेयर लोगे क्या। हम देख रहे बाजार में 15 चल रहे हैं, मेरा मानना है कि ये प्राइस ऊपर जाएगा, आपको लग रहा है ये प्राइस नीचे गिरेगा इसलिए आप लेना नहीं चाहते, लेकिन मेरे को लगा हाँ ये तो ऊपर जाएगा, तो हम बोले हाँ ले लेंगे। तो अब देखो हम क्या किया, हम कंपनी को 12 रुपया दिया और आपको 2 रुपया दे दिया पर शेयर। मान लो 10 शेयर का ऑफर था तो आपको 10 × 2 करके 20 रुपया दे दिया, और कंपनी को 12 × 10 करके 120 रुपये। तो देखो कंपनी को उसका पूरा 120 मिल गया, आपसे मिलता है या हमसे मिलता है, कंपनी को अपना 120 रुपये से मतलब था। कंपनी तो आपको 12 रुपये में ऑफर किया था, तो कंपनी को उसका 120 मिल गया। आपको तो बिना, हाँ बोलो, आप तो आउटसाइडर हुए ना फिर। हाँ आउटसाइडर हुआ तो अगर हमको ऑफर होता है तो हाँ, वो तो सिर्फ कंपनी के शेयर होल्डर्स के लिए 12 रुपए है ना। हाँ कंपनी नहीं, आपको कंपनी 12 में खरीदने बोला, आप 12 में लिए राइट को, लेकिन मेरे को उसको रिनाउंस कर दिया, मेरे को ट्रांसफर कर दिया वो राइट। अच्छा, ये कर सकते हो, ये अलाउड है। देखो कंपनी बाहर वालों को भी 120 में ही बेचता बेटा, कंपनी बाहर वालों को भी 120 में ही बेचता, कंपनी को अपने 12 रुपया पर शेयर से मतलब था। तो आपको 12 रुपया आपको देता तो 12 मिला, बाहर वालों को बेचता तो भी 12 मिलता,
आप राइट को री अनाउंस किए तो भी आपको 12, कंपनी को 12 ही मिलने हैं। तो हम कंपनी को 12 रुपया दे दिए, कंपनी को उसको 12 रुपये से मतलब था। आपको बिना कुछ किए 2 रुपया का फायदा हो गया, हाँ। बिना रिस्क लिए। और मेरे को लग रहा है कि चलो अच्छा, बाजार में 15 रुपया का चीज़ हमको 14 में मिल गया और ये तो अभी और ऊपर जाएगा, तो मेरा भी यहाँ फायदा ही होगा। तो ये सबके लिए अच्छा सिचुएशन है। तो इसको बोलते हैं रिनाउंसमेंट ऑफ द राइट। तो ये अलाउड है शेयर होल्डर को कि वो राइट ले, राइट को लैप्स कर दे या राइट को रिनाउंस कर दे। तो फटाक से इस टॉपिक को ख़त्म करते हैं। तो पहले कंपनी एक नोटिस देगा कि कितना स्पेसिफाइड नंबर ऑफ शेयर वो राइट इशू में देना चाहता है। मिनिमम 15 दिन, मैक्सिमम 30 दिन का टाइम लिमिट देगा शेयर होल्डर को जवाब देने का। शेयर होल्डर उस राइट को ले, लैप्स कर दे या रिनाउंस कर दे। रिनाउंस करने का पावर जनरली अलाउड है। हाँ, अगर कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिखा हुआ है कि राइट रिनाउंस नहीं कर सकते, तब नहीं कर पाओ। ठीक है, जनरली Yes, sir. ऐसा कोई लिखा नहीं होता है। जनरली किसी कंपनी में रिनाउंसमेंट पे कोई रोक नहीं है। लेकिन अगर कंपनी अपने आर्टिकल में लिख दिया था पहले ही, तो आपको तो शेयर लेते हुए आर्टिकल पढ़े ही थे। अब आप या तो राइट ले लो या लैप्स कर दो, आप रिनाउंस नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। और थर्ड पॉइंट बोला इफ एप्लीकेशन रिसीव। अच्छा, ये बात आते हैं, आप आंसर करना। जेनी, आपको हम टाइम दिया था 28 दिन का, कि 28 दिन में जवाब दे दो, लेना है कि लैप्स करना है। तो मिनिमम 15 दिन, मैक्सिमम 30 दिन का टाइम देना है। तो हम नियम ठीक से फॉलो किया आपने एकदम। अब जेनी, आप हमको 28 दिन में जवाब नहीं दी, आप 29वां या 30वां दिन आके जवाब दिए कि आपको लेना है। तो क्या आप कंपनी आपको देगा कि नहीं देगा? नहीं सर। जेनी, कंपनी कभी भी ये नहीं चाहता था कि वो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को शेयर नहीं दे। कंपनी का इंटेंशन कभी भी नहीं था कि वो अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को नहीं दे। तो अगर कंपनी को कोई डिसएडवांटेजेस नहीं है तो कंपनी को वो देना चाहिए। यही बात लॉ में लिखा, इफ एप्लीकेशन रिसीव्ड आफ्टर डेट देन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कैन एक्सेप्ट और डिक्लाइन। अब ये कंपनी की चॉइस पे है, कंपनी के चॉइस पे है, वो एक्सेप्ट भी कर सकता है। आप लेट पहुंचे ना, तो वो एक्सेप्ट भी कर सकता है, डिक्लाइन भी कर सकता है। लेकिन वो ये ध्यान रखे हमेशा कि शेयर होल्डर को कभी कोई डिसएडवांटेजेस नहीं हो, न कंपनी को कोई डिसएडवांटेजेस हो, न शेयर होल्डर को कोई। तो वो चाहे तो दे भी सकता है। मतलब वो देगा या नहीं देगा, ये डिसीजन ये सोच के लेगा कि कंपनी और शेयर होल्डर को कोई नुकसान तो नहीं हो रहा है, तो दे दो। देखो जैसे हम पहले ही बोला था ना, कंपनी बाहर वाला को भी तो 12 रुपये ही देगा। तो क्या फर्क पड़ता है, आप लेट भी आए तो वो आपको दे दे, उसको तो 12 रुपये मिलने से मतलब है उसका। तो जनरली कंपनी दे देता है। बहुत ज़्यादा ही लेट हो जाए तो अलग बात है। अगर वो बाहर वालों को दिया नहीं हो तो वो जनरली एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को दे देता है, लेट आने पर भी। ओके सर। तो आज यहीं रोकेंगे।